नमस्कार बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में अगली कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठेस है। तो आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम व सर्वाधिक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार, तो यहाँ पर एक शब्द आया है आंचलिक, जो कि अंचल में इक प्रत्यय जोड़ने से बना है। और अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष, यानी कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसी स्थान विशेष, किसी क्षेत्र विशेष पर लिखने वाले प्रसिद्ध और पहले लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी बिहार के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1921 ईस्वी में बिहार के ओराही हिंगना नामक गांव में। यह गांव पहले पूर्णिया जिले में पड़ता था तथा अब अररिया जिले में पड़ता है। इनका जीवन अनेक उतार चढ़ाव व संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने अनेक राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा 1950 ईस्वी में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में नेपाली जनता को दमन से मुक्ति दिलाने हेतु अपना योगदान दिया। ये राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। तो यहाँ पर एक प्रगतिशील विचारधारा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्रगतिशील विचारधारा जो कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित है और इस विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के जो लोग हैं वो पूंजीवादी शोषण और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह जगाकर वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु भी प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक या कवि हैं। सन 1953 ईस्वी में साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और इन्होंने कब आए? साहित्य सृजन के क्षेत्र में कब आए? 1953 ईस्वी में। और इन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। सन 1977 ईस्वी में पटना में इनका देहावसान हो गया। तो इनका जन्म 1921 में बिहार के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ और इन्होंने कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1953 ईस्वी में ये साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और 1977 ईस्वी में पटना में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं: फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार व विचारक हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की, अर्थात उसको बढ़ाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास मैला आंचल, ये एक ही है, मैला आंचल, इसमें बीच में कोमा नहीं आएगा। तो मैला आंचल इनका प्रमुख सुप्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, जो कि इनकी ख्याति का आधार है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति कहानी संग्रह है इनके। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। इनकी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म भी बन चुकी है। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी कहानी कौन सी? मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। संस्मरण, ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, रिपोतार्ज, नेपाली क्रांति कथा। रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र, यानी कि इनका संपूर्ण साहित्य रेणु रचनावली में 5 खंडों में संकलित है। साहित्यिक विशेषताएं: फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में आंचलिक कथाकार के रूप में मशहूर है। इनकी अधिकांश कहानियाँ यथा जैसे कि ठेस, पहलवान की ढोलक, ठुमरी, लाल मान की बेगम,
आदिम रात्रि की महक आदि तथा उपन्यास प्रति परिकथा व मैला आंचल आदि सभी अंचल विशेष यानी कि किसी स्थान विशेष या किसी क्षेत्र विशेष का चित्र पाठक के समक्ष इस शिद्दत से उपस्थित कर देते हैं कि पाठक को लगता है जैसे वह उसी क्षेत्र विशेष या उसी स्थान में खड़ा है तथा उसी का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख कहानियों के नाम आए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठेस, पहलवान की ढोलक, ठुमरी, लाल पान की बेगम, आदिम रात्रि की महक। अंचल विशेष का चित्रण करने वाली कहानियों के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के अनेक भावात्मक चित्र खींचने के साथ कुछ सामाजिक समस्याओं, विद्रूपताओं का अर्थ है यहाँ पर बेहुदापन, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो कि बेहुदे हैं। वह मानवीय कमजोरियों के भव्य दृश्य उपस्थित किए हैं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के विषय में कुछ ऐसे बेहुदे जो विषय हैं समाज के, उनके विषय में और मानव की जो कमजोरियां हैं उनको अपने साहित्य में दर्शाने की कोशिश की है। इनकी कहानी ठेस कलाकार के सम्मान की समस्या को उठाती है। तो ठेस कहानी है, इसमें क्या लेखक ने किस समस्या को उठाया है? कलाकार के सम्मान की समस्या को, तथा स्पष्ट करती है कि कलाकार के सम्मान को लगी ठेस कला से उसकी दूरी बना सकती है। यानी कि अगर किसी कलाकार के सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो कला से भी अपनी दूरी बना लेता है। कहानी यह भी चित्रित करती है कि वर्तमान समय में कलाकारों का मूल्य मजदूरी के रूप में आंका जाता है। जैसे किसी मजदूर को उसके काम के लिए मजदूरी दी जाती है, उसी के समान कलाकार को माना जाता है, जो कि गलत है। कलाकार को उच्च सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार इनकी कहानी पहलवान की ढोलक स्पष्ट करती है कि कला के प्रति संवेदनशीलता के चलते व्यक्ति निर्जीव ढोलक से भी वह आत्मबल प्राप्त कर सकता है जो किसी सजीव व्यक्ति से प्राप्त नहीं होता। यानी कि अगर व्यक्ति में कला है तो वो किसी निर्जीव ढोलक से भी अपना आत्मविश्वास पा सकता है, जो कि उसे कोई सजीव व्यक्ति नहीं दे सकता। इसी प्रकार 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल ने न केवल इन्हें आंचलिक कथाकार के रूप में स्थापित करते हुए हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा दी, अपितु इसी उपन्यास से हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श आरंभ हुआ। इनके उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशित होने के बाद ही हिंदी में आंचलिक उपन्यासों या आंचलिक साहित्य लिखने की परंपरा आरंभ हुई। इसीलिए इन्हें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष, किसी गांव को लेकर उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक सभा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज़ एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। यानी कि जैसे कि पहले जो पूर्व में रचनाएं हो रही थी उसमें नायक या नायिका लिए जाते थे, लेकिन आंचलिक साहित्य लिखने के साथ साथ अंचल को ही नायक बनाने की परंपरा शुरू हो गई। इनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनघड़ रूप में ही आता है, इसलिए उनकी यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है, कोई नई घास की तरह है, तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। स्वतंत्र भारत में इनकी रचनाएं विकास को शहर केंद्रित मानने वालों का ध्यान अंचल की समस्याओं की ओर खींचती है। भारत के आज़ाद होने के बाद इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी क्योंकि उस समय विकास पर ध्यान, सिर्फ शहरों का जो विकास है उस पर ध्यान दिया जाता था, गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में गांव में जो समस्याएं हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलवाया। ये अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा भोगते से लगते हैं। इन्होंने ऐसी जनता का साहित्य में उजागर किया है जो कि बेबसी और
पीड़ा भोगती हुई प्रतीत होती है। उनकी इस संवेदनशीलता के साथ यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य में अपनी जीवन दशा को बदल देने की शक्ति भी है। अगर आज जो मनुष्य त्रस्त है, पीड़ा है, उसे वो पीड़ा भोग रहा है, उसे वो लाचार है, तो उसमें अपने जीवन की दशा को बदल देने की शक्ति भी है। भाषा शैली। फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इनकी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ बिहार के पूर्णिया, सहरसा, अररिया आदि जिलों के ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले आंचलिक शब्दों की अधिकता है। क्योंकि इन्होंने अंचल विशेष पर अपना साहित्य लिखा, इसीलिए इन्होंने जिस अंचल विशेष के बारे में अपनी रचनाएं लिखी, उसी अंचल से संबंधित, उसी ग्रामीण अंचल में बोलने वाले जो वहाँ के शब्द थे, स्थानीय जो शब्द थे, उनको उन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया। इनकी भाषा प्रसाद गुण युक्त, सरल, सहज तथा मार्मिक है। इनका वाक्य विन्यास सरल, संक्षिप्त तथा रोचक है। वाक्य विन्यास भी आंचलिक प्रभाव से अछूता नहीं है। इनके संवाद पात्रों के अनुकूल, रोचक तथा कथा को गति प्रदान करने वाले हैं। भाषा की बनावट में आंचलिकता के प्रदर्शन हेतु इन्होंने अपनी भाषा में आंचलिक लोकोक्तियों, मुहावरों व सूक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। अपनी साहित्य की भाषा में आंचलिकता का प्रवेश करने के लिए, आंचलिकता दिखाने के लिए इन्होंने उसी अंचल विशेष की जो प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं और सूक्तियाँ हैं, उनको उन्होंने अपने भाषा में प्रयोग किया। इन्होंने अपनी भाषा की संप्रेषणीयता को ध्यान में रखते हुए अनेक शैलियों यथा जैसे कि वर्णात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक आदि का प्रयोग किया है। इन्होंने आंचलिक बिंबों को अपनी भाषा में प्रमुखता दी है। पाठक के समक्ष इन्होंने अंचल विशेष का चित्र खींचने में सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर इनकी रचनाएं इस अवधारणा को पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है, बोली के साथ ही है। ठेस कहानी से इनकी भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह जोसे के न मुँह में लगाम है न आँख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखे मिलेगी। बांत रटोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। आशा करती हूँ कि आपको इनका साहित्यिक परिचय समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे।